हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का ये 8वां टेस्ट है और जैसा कि आप जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का अब एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप टेस्ट लगाते जाइए और रिवीजन करते जाइए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे उतना ही एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हालांकि देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा से अच्छा करिए। और अभी देखिए जो एग्ज़ाम का जो परिणाम आया है एक्सरे टेक्नीशियन का, उसका भी देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं गई है। और इसके पहले देखिए जो 1262 का जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी टाइपिंग के लिए। तो देखिए, हमें धैर्य बना के रखना है, मतलब डरना नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करना भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये कंप्यूटर का टेस्ट 8वां टेस्ट है। इसके पहले 7 टेस्ट जो हैं वो हमने कर लिए हैं, तो वो भी आप देखिएगा। और सारे विषय के इसमें से उपलब्ध हैं, सिर्फ रीजनिंग इसमें से नहीं कराई गई है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें प्रश्न। देखिए, प्रश्न है सीपीयू के एएलयू में, और खाली स्पेस फिर यहाँ पर दिया है और होते हैं। तो सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, देखिए, रैम स्पेस, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है बाइट स्पेस, चौथा सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो एएलयू होता है वो क्या होता है कि रजिस्टर्स होता है। तो एएलयू में रजिस्टर्स होते हैं, अर्थात ये कि यहाँ पर जो ऑप्शन है अपना बी सही होगा। एएलयू देखिए क्या, एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल मतलब कोई अगर निर्णय लेना होता है, इसमें से लॉजिकल अगर कंप्यूटर के हिसाब से देखें हम तो एंड और नॉट, ये कुछ गेट भी होते हैं और इसी हिसाब से लॉजिक भी इसमें से लगाए जाते हैं। तो ये क्या है कि देखिए, अर्थमेटिक है, लॉजिक है और यूनिट है। तो अर्थमेटिक मतलब जो भी आप गणितीय संक्रियाएं करते हैं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन जो है निर्णय लेने के, वो सारे एएलयू से होते हैं। और एएलयू दरअसल क्या होते हैं, रजिस्टर्स होता है, ठीक है। और ये देखिए, एएलयू जो है जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू, तो सीपीयू में देखिए मुख्यतः क्या होता है भाई, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होती है, एक होता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, और इसी से मिलके हमारा यह सीपीयू जो है ये बना होता है। सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, देखिए पहले दिया है यहाँ पर खाली स्थान, फिर कह रहा है का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके हम टेक्स्ट को बहुत ही दक्षता से एंटर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर देखिए, स्प्रेडशीट, दूसरा है टाइपराइटर, तीसरा यहाँ पर दिया है ऑप्शन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग देखिए क्या होता है, ये दरअसल एक सॉफ्टवेयर ही समझिए आप, और इसमें अगर आपको कई सारी चीज़ों का कम्बिनेशन करके यहाँ पर आपको चीज़ें ड्रॉ करनी है, लिखनी है, तो आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग के माध्यम से ये सारा काम जो है ये कर सकते हैं। ये देखिए मतलब हमें कई प्रकार के प्रोग्राम उपलब्ध कराता है, जिसमें हम छोटे छोटे पीसेस मतलब चीज़ों के लेके, जैसे कहीं से हमने टेक्स्ट ले लिया है, फिर इमेज ले लिया है, फिर कोई एनिमेशन की चीज़ ले ली है, सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ यहाँ पर प्रयोग करना चाहते हैं, तब भी हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है कंप्यूटर की कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग करते हैं? तो देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर के कीबोर्ड में पेस्ट अगर देना है हमें, मतलब पेस्ट करना है किसी भी टेक्स्ट को, तो उसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया है Ctrl+C, दूसरा Ctrl+E, तीसरा है Ctrl+X, और फिर दिया है Ctrl+Z, और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये उपरयुक्त में से कोई नहीं सही है। क्यों? क्योंकि पेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+V। Ctrl+V जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, पेस्ट करने के लिए। बाकी देखिए, हम और भी यहाँ पर देखिए कई सारे वो जो शॉर्टकट्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे एक होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है Ctrl+N, तो इसका मतलब होता है N मतलब न्यू फाइल। तो जब भाई हम न्यू फाइल खोलना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक वर्ड की फ़ाइल खोलें, इसमें काम कर रहे हैं, अगर हम इसमें चाहते हैं कि एक नई फ़ाइल खोल लें, तो हम Ctrl+N जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक नई फ़ाइल खुल जाएगी। वहीं पर देखिए दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो Ctrl+O दबाएंगे तो फाइल जो भी हमारे कंप्यूटर में सेव हैं पहले की फाइलें, उनको हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। एक होता है देखिए Ctrl+S,
एस का मतलब यहाँ सेव से समझिए, तो अगर हमें सेव करना है जो भी हम डॉक्यूमेंट यहाँ पर चयन किए हैं, मतलब लिए हैं यहाँ पर, तो उसको कंट्रोल+S से क्या करेंगे, सेव करेंगे। और देखिए एक होती है कंट्रोल+X शॉर्टकट की, देखिए इसमें भी दिया गया है ये। तो कंट्रोल+X क्या होता है, किसी भी सेलेक्टेड मटेरियल को यदि हमें क्या करना है, कट करना है, ठीक है, वहाँ से उसको तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल+X प्रेस कर देंगे, तो जो मटेरियल है वहाँ से वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, सेलेक्टेड मटेरियल यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसके बाद देखिए और शॉर्टकट की में एक होता है हमारा क्या, कंट्रोल+P। कंट्रोल+P जो होता है फाइल को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये डेस्कटॉप में कोई हमारी फाइल खुला है, अगर हम कंट्रोल+P प्रेस कर दें तो ये प्रिंट वाले ऑप्शन में चला जाएगा, तो यहाँ से हम अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए और क्या होता है, एक कंट्रोल+C होता है। कंट्रोल+C देखिए इसमें दिया भी है, कंट्रोल+C होता है कॉपी करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक मैटर है यहाँ पर, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल+C, तो मैटर जो है ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक होता है अंडू करने के लिए, तो कंट्रोल+Z है ना, कंट्रोल+Z अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है ना, अंडू, डू मतलब क्या, करना, अंडू मतलब नहीं करना। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पर राइट किया, इसके बाद मैंने इसको बैक स्पेस दबा दिया, थोड़ा सा मैंने मटेरियल इसका कट कर दिया, फिर मैंने दबा दिया कंट्रोल+Z यानी अंडू कर दिया, तो जो ये मटेरियल यहाँ से गया है ये पुनः यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे कहते हैं यहाँ पर अंडू। एक देखिए और होता है कंट्रोल+R, इसको कहते हैं रीडू, ठीक है। रीडू का मतलब एक स्टेप आगे जाना होता है, ठीक है, जैसे वहाँ पर अंडू मतलब एक स्टेप पीछे, इसमें आगे जाना होता है। तो ये शॉर्टकट की थी, तो कई सारी शॉर्टकट की देखिए हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं, तो अगर इसके अलावा दूसरा कोई पूछेगा तो आप बता देंगे। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डाटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं। तो देखिए वर्कशीट है, आप अब वहाँ से आप कुछ एक मतलब सिलेक्टेड डाटा चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन यूज करेंगे, क्या चीज़ करेंगे। देखिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, ऑटो सम, दूसरा है फिल्टरिंग, तीसरा है यहाँ पर पिवोटिंग, फिर है सॉर्टिंग, फिर ऊपर में से कोई नहीं, तो इसको कहेंगे फिल्टरिंग, ठीक है। मतलब अगर चयनित डाटा, आप डेटा में से चयनित डाटा उठाना चाहते हैं, तो फिल करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पर आप फिल्टरिंग कर लेंगे, है ना, फिल्टर कर लेंगे। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रश्न है देखिए कि दिया है खाली स्थान, फिर पूछ रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन सा उदाहरण है, एक देखिए CPU, फिर है कम्पैक्ट डिस्क, फिर है मॉनिटर, फिर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS ऑफिस भी कहते हैं इसको हम। तो ये MS ऑफिस क्या है फ्रेंड्स, ये एक सॉफ्टवेयर है। और MS ऑफिस भी देखिए सॉफ्टवेयर दरअसल देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पर जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ये क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये विशेष किसी काम के लिए जो डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं हम। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा इंकजेट और लेजर प्रिंटर दोनों, फिर अगला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये काम कर सकता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर आप कभी डाक अगर आप जमा करने गए हों और आपको स्पीड पोस्ट कराना रहा हो, तो अगर आप को एक से ज़्यादा यदि आपको क्या करने है कि मान लीजिए आपके पास 7 फॉर्म या 5 फॉर्म है, इसको आपने दे दिया कि भाई लो इनको सबमिट कर दो, तो अब देखिए वो क्या करेगा, जब वो करेगा सबमिट और इसके बाद में जब आपकी स्लिप निकालेगा तो आप देखेंगे कि वो स्लिप पूरी एक साथ जोड़ देगा। जैसे मान लीजिए ये ऐसे एक स्लिप है और ये पूरी एक साथ जुड़ी जुड़ाई एक रोल की रोल निकाल के दे देगा आपको। तो ये इसके पास कौन सा प्रिंटर होता है, वहाँ पर होता है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में देखिए आप वहाँ पर वो भी देखिएगा, जो स्लिप आपको मिलेगी ना उसमें डॉट डॉट करके इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरी बात, डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होते हैं वो आवाज़ करते हैं चलने में, लेकिन लेजर प्रिंटर जो है आवाज़ यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है देखिए विंडोज़ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एक्टिव डेस्कटॉप, प्रिंटर और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है।
इसलिए मज़ेदार है, आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है देखिए यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए जो विंडोज़ है ये क्या है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनता है वो किससे बनता है, वो दरअसल होता तो एक सॉफ्टवेयर ही होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक दे रखा है सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो आयोग यहाँ पर जिसने आयोग ने जोड़ दिया है ये इनमें से कोई नहीं, ये पांचवा ऑप्शन। तो ये पांचवा ऑप्शन बहुत कमाल का ऑप्शन है, और कई क्वेश्चनों को जो हम यहाँ पर क्या करते थे कि चैलेंज करते थे कि भाई ये नहीं, ये सही है, ये नहीं, ये सही है। आयोग ने इस पांचवें ऑप्शन को दे के अपनी गर्दन बचा ली है, क्योंकि यहाँ पर अब वो देखिए चाहे तो मान ले सॉफ्टवेयर को, और नहीं चाहेगा तो किसको मान लेगा, आराम से इसको मान लेगा, कह देगा भाई ये सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला देखिए भाई प्रश्न है जब किसी विंडोज़ सिस्टम में एक फ़ाइल को उसी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है। ये मतलब ये कह रहा है कि आप जैसे एक सिस्टम खोले हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपने MS ऑफिस की एक फ़ाइल खोली, अब इसको आप सेव किए बिना, है ना, सुरक्षित किए बिना आप मान लीजिए यहाँ पर जो क्रॉस बटन होता है इसको आपने प्रेस कर दिया, तब क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या होगा, आपने अगर सेव किए बिना यहाँ पर क्रॉस का बटन कर दिया है तो ये कई ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कहेगा कि फ़ाइल रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, फाइल मतलब डिलीट हो जाएगी या सेव हो जाएगी ऐसे। तो वो क्या करेगा, वो दरअसल एक हमें डायलॉग बॉक्स देगा, उसमें से लिखा होगा कि मतलब इस तरह से कि यू वांट सेव दिस फाइल, और नीचे होगा यस और नो, आप मतलब इस फाइल को सेव करना चाहते हैं कि नहीं सेव करना चाहते हैं। तो जब भी हम क्रॉस करेंगे तो यही करेगा ये, ठीक है। और उसी का यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर होगा। अगला देखिए प्रश्न है टेक्स्ट और अन्य डाटा को किसी टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर उसको पेस्ट किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड, दूसरा है रोम, तीसरा CD रोम, चौथा ऑप्शन हार्ड डिस्क है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड। देखिए क्लिपबोर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई यहाँ से मैटर है इसको कॉपी कर लिया, अब ये कॉपी कर लेंगे तो ये क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्लिपबोर्ड में। अब ये अगर आप पूरे ऑपरेशन के दौरान कहीं भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप Ctrl+ क्या दबाएंगे V, तो सीधे सीधे वो मैटर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लिपबोर्ड होता है, ये क्लिपबोर्ड मटेरियल को तब तक रखता है अपने पास में जब तक या तो आप उसमें से नया मैटर कॉपी ना कर लें, या फिर आप उसको मतलब रिफ्रेश करके हटा ना दें, या फिर कहीं पर उसको मतलब उस तरह से लंबे समय तक यूज करते रहें चाहें तो, या फिर कंप्यूटर को बंद ना कर दें, तब तक वो मैटर क्या रहेगा, स्टोर बना रहेगा, ठीक है। तो ये क्लिपबोर्ड होता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज स्टाइल के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक ये दिया है कि कैल्क ऑफिस यदि आप यूज कर रहे हैं और आपको क्या करना है कि मैनेज यहाँ पर स्टाइल इसको यूज़ करना है, तो शॉर्टकट की क्या है उसकी ऑप्शन दिए हैं देखिए F11, F11, F3, F5, F12 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि आप यहाँ पर F11 अगर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर मैनेज स्टाइल जो है ये यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका खुल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया है एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और सेव नहीं किया जा सकता, ये पहला ऑप्शन दिया है इसमें, लेकिन पहले यही ऑप्शन दरअसल इसमें गलत है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक वेब पेज आमतौर पर विकल्प फाइल सेव एज के द्वारा सेव किया जा सकता है, ये भी सही है। इसमें देखिए दिया है कि कुछ टूल किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे देते हैं जिसको आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ये भी बात ठीक है। और नीचे देखिए ये दिया है कि अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज को PDF फाइल के रूप में सेव करने की सुविधा देते हैं, ये भी बात यहाँ पर ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये बात वेब ब्राउज़र सेव करने के लिए नहीं था कि कोई अगर सिर्फ बुकमार्क में नहीं कर सकते, हम फाइल को सेव कर सकते हैं, उसका जो एड्रेस होता है उसको सेव कर सकते हैं, आगे फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन कथन गलत हैं। तो ये दो कथन दिए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन गलत हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर कथन देख लीजिए। कथन दिया है पहला ईमेल पते में केवल एक
@ चिन्ह होना चाहिए। दूसरा दिया है BCC फील्ड CCC मतलब CC फील्ड के समान है, बस मतलब अंतर इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। तो इनमें से देखिए अब दोनों ऑप्शन हमने पढ़ लिए इसके विकल्प, और अब इसमें से कह रहा है कि भाई कौन से गलत हैं, तो कि इनमें से कौन से गलत हैं, तो दोनों गलत नहीं है, अर्थात ये यहाँ पर डी ऑप्शन है, ना तो पहला ना तो दूसरा, है ना, दोनों गलत नहीं है। अब ये दोनों सही हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो ईमेल होता है, ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें से एक ही @ होता है। जैसे मैं अगर लिखूँ तो लिखूँगा abc@gmail.com, ठीक है। तो ये @ जो है एक जीमेल एड्रेस में, एक मेल एड्रेस में एक ही बार आता है। दूसरा देखिए यहाँ पर दिया है BCC और CC। तो देखिए BCC क्या है, ये यहाँ पर देखिए BCC और CC जो है, जब हम क्या करते हैं कि कोई भी वो भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल्स में पहले आएगा टू, और टू के नीचे आता है ये BCC और CC, ये जो आता है ये टू के नीचे आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये BCC है इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और CC को क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी में जब हम कई सारे एड्रेस यदि डाल देते हैं तो उन एड्रेसों के साथ ये होता है कि ईमेल उनको जाएगी और किन किन को भेजी गई है ये एड्रेस दिखेंगे। लेकिन BCC में जब डालेंगे तो उसी कैंडिडेट को ये एड्रेस दिखेगा कि भाई अपना खुद का, लेकिन दूसरा एड्रेस नहीं दिखेगा कि ये मेल जो है किसको भेजी गई है। तो यही दोनों में अंतर है, तो वही यहाँ पर ये बात बोल रहा था, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। लेकिन प्रश्न घुमा के हमसे पूछा था कि बताओ कौन कौन से गलत हैं, तो हमने टिक इसीलिए ये किया था कि भाई ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों गलत नहीं है। अगला देखिए दिया है प्रश्न यहाँ पर कि ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है। ई गवर्नेंस क्या क्या सुविधा देती है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सरकारी कार्यों में दक्षता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी देती है भाई। जो ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, तो ये अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करती है, ट्रांसपेरेंसी भी देती है, पारदर्शिता भी देती है, और सरकारी कार्यों की दक्षता को भी क्या करती है कि ये बढ़ा देती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है ई कॉमर्स सुविधा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? तो सबसे आंतरिक परत का गठन कौन करता है? ऑप्शन देखिए लोग, डेटा, प्रौद्योगिकी, समाधान, फिर है संगठनात्मक नीतियाँ और प्रक्रियाएं, फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है डेटा। देखिए डेटा जो है सबसे आंतरिक भाग में होता है। जब भी आप ई कॉमर्स, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप कोई ई कॉमर्स सुविधा लेना चाहते हैं आप आधार के थ्रू, आपके आधार का डाटा जो है बिल्कुल कोर में रखा होगा अंदर, क्योंकि ये डाटा जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो सबसे जो आंतरिक परत होगी उसमें क्या होगा? आपका डाटा होगा, क्योंकि ये डाटा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मतलब कहीं भी लीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे आंतरिक परत में जो ई गवर्नेंस जो सुविधा देती है उसमें क्या होगा? आपका डाटा सुरक्षित है। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कंपाइलेशन, दूसरा है कला, तीसरा है नॉलेज इंजीनियरिंग, चौथा है मास्टरिंग, फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर नॉलेज इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो अब देखिए जैसे मैं यूट्यूब में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आगे चल के भविष्य में मुझे यूट्यूब रेवेन्यू देगा, पैसे देगा, तो इसको बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। जो पैसा नॉलेज के थ्रू कमाया जा रहा है, जैसे देखिए जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कोचिंग संस्थान वाले हैं, वो कैसे पैसा कमा रहे हैं? नॉलेज से कमा रहे हैं। आप भी देखिए जैसे अगर कोई काम कर रहे हैं, यदि नॉलेज बेस्ड काम कर रहे हैं तो वो नॉलेज इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पर यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रिसर्च सेंटर अगर है उसे, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? नॉलेज इंजीनियरिंग। क्योंकि देखिए जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT और OpenAI जो ग्रोक वगैरह ये सब हैं, तो ये किस पे काम कर रहे हैं? ये सब नॉलेज पे काम कर रहे हैं ना। अब ये पूरा नॉलेज का भंडार है और उससे एक्सेस करके आपको फ़िल्टर करके नॉलेज दे रहे हैं। तो इसको यहाँ पर नॉलेज इंजीनियरिंग के नाम से यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने ये सारे प्रश्न देखिए कर लिए हैं इसके, तो इसको पढ़ते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।